Hello students, today we are going to read chapter number 8 from 6th class history book and the title of the chapter is Vital Villages and Thriving Towns. ठीक है, अब 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, जनपद देन महाजनपद, और उसके बाद हमने किंगडम्स पढ़े और उसके बाद हमने अशोका के एम्पायर के बारे में पढ़ा, एक साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो इन द मीन वाइल जो गांव थे या जो शहर थे उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे एंड अबाउट दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि आयरन जो है वो यूज़ में आ रही थी। किस लिए यूज़ हो रही थी? उसका यूज़ किया जा रहा था एज प्लोशर। ठीक है, जो अब हल बनाए जा रहे थे वो किससे बन रहे थे? आयरन से बन रहे थे, ज़्यादा मजबूत होते थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रही थी। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ रहा था। ठीक है, और यही जो आयरन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब यूज़ होना शुरू हुआ था? अराउंड 3000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसके हमें साक्ष्य, जो इसके प्रमाण हमें इससे पहले भी मिले हैं। कब मिले थे? मेगालिथिक साइट्स पर हमें मिले थे, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। मेगालिथिक साइट्स का क्या थी? जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता था और उसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए जाते थे। तो उन बरियल्स में डेड बॉडीज़ के साथ हमें बहुत से इक्विपमेंट्स ऐसे मिले हैं जो आयरन के बने होते थे। इसी तरह से चैप्टर 5 में हमने प्लॉशेयर के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रही थी। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का एक और रीज़न जो बताया जाता है दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई के साधन, यानी कि जो खेती के लिए पानी चाहिए होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने गांव को के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने जो इरिगेशन के सोर्सेज हैं उनको बनवाया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? इरिगेशन के जो सोर्स हैं, कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। ये सब जो हैं उस टाइम के राजा जो सम्राट हुआ करते थे वो बनवा रहे थे, जिस वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा था। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के 3 रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहले आयरन के प्लोशेयर्स, देन पैडी ट्रांसप्लांटेशन, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जिसकी डेवलपमेंट वहाँ के राजा कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक प्रॉपर आपको सीक्वेंस में उसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इज किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज एंड पैलेसेस एंड फोर्ट्स। अब जैसे जैसे एम्पायर बढ़ रहे थे, राजा का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, तो उसके लिए क्या उसको चाहिए था? उसके लिए उसको आर्मीज़ चाहिए थी, अपने जो महल थे या फोर्ट्स बनाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो इसलिए वो क्या करता था? दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। अब वो किसानों से कर मांगता था, टैक्स मांगता था। तो इसके बाद क्या होगा? किसान कर देंगे। कैसे देंगे? थ्रू द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सो अब उन्हें टैक्स पे करने हैं, तो फार्मर्स को क्या करना था? तो नंबर 3 पर आएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। और ये कैसे पॉसिबल होना था? कि जब इरिगेशन के सोर्सेज जो हैं वो डेवलप होंगे। ठीक है, अब इरिगेशन के सोर्सेज को डेवलप करने के लिए क्या था? किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान्स इरिगेशन वर्क। तो 4th नंबर पर आएगा आपका, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। उसके बाद इसके लिए जो लेबर थी वो कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी लोगों से, यानी कि आम जो जनता थी वो एज अ लेबरर वहाँ पर वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ने लगी। ठीक है, देन सो डज द रिवेन्यू। अब जैसे प्रोडक्शन बढ़ी है उसका रिवेन्यू भी बढ़ा राजा का। और इसके साथ साथ इसका बेनिफिट किसे मिला? इसका बेनिफिट मिला फार्मर्स को। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, और ज़्यादा निश्चित हो गई और ज़्यादा प्रोडक्शन
होने लगी. सो द फ्लो चार्ट इज कंप्लीट. नाउ हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन रहता था. यहाँ पर बताया गया है देयर आर एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ पीपल, मतलब कम से कम तो 3 तरह के लोग गांव में रहा करते थे. यानी कि यहाँ पर किस तरह से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर लैंड ओनर या अकॉर्डिंग टू देयर पोजेशंस, कि वो कितना अमीर है पर्सन. ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल बेसिस पर 3 तरह के लोग यहाँ पर बताए गए हैं. तो सबसे पहले साउथ इंडिया की बात की गई है. इन द तमिल रीजन, साउथ इंडिया में तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जिनका बहुत बड़े खेत होते थे, तो उनको वेल्लार कहा जाता था. ऑर्डिनरी प्लोमैन यानी कि छोटे जो किसान होते थे उसे उजावर कहा जाता था. लैंडलेस लेबरर्स यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, मेहनत किया करते थे, जिसमें स्लेव्स भी शामिल थे, उनको कहा जाता था कदई, सियार एंड आदिमई. ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स आपको मेनली याद रखनी है, वेल्लार, उजावर एंड कदसियार एंड आदिमई. ठीक है, ये जो थे ये 3 कैटेगरीज थी अकॉर्डिंग टू देयर पोजेशन ऑफ लैंड. जो बहुत बड़े लैंड ओनर्स होते थे उन्हें वेल्लार कहा जाता था. जो उससे छोटे लैंड ओनर्स होते थे या छोटे किसान होते थे उनको उजावर कहा जाता था. और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, सिर्फ लेबरर का काम करते थे या स्लेव्स हुआ करते थे उन्हें कदेसियार और आदिमई कहा जाता था. नेक्स्ट, अब ये तो हो गई साउथ इंडिया की बात, पर नॉर्थ इंडिया में भी तो किसान होते थे. तो वहाँ पर भी जो किसान या गांव के जो लोग होते थे उन्हें भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. जो अब यहाँ पर भी जो सबसे बड़ा जो पर्सन होता था, जो सबसे अमीर होता था, उसको कहा जाता था ग्राम भोजक. ठीक है, उसके बाद आता था नाम गृहपति का, और लास्ट वन वह कर्मकार या फिर उन्हें दास कहा जाता था. तो सबसे पहले हमारे जो सबसे फेमस, सबसे जो अपर स्टेज पर थे, देवर ग्राम भोज का. ठीक है, और ये जो पोस्ट होती थी, ये जो फैमिली होती थी गांव में, ये मोस्टली क्या होती थी, हेरिडिटरी होती थी. यानी कि जो सबसे अमीर फैमिली होती थी, मोस्टली वही फैमिली जो है जनरेशन टू जनरेशन रहा करती थी. सो ग्राम भोज का द पोस्ट वॉज, इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी. ठीक है, और जो होता था ग्राम भोजक, ये गांव का सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था. यानी कि उसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, उसके पास स्लेव्स हुआ करते थे, एंड ही हैड टू हायर वर्कर्स. क्योंकि बहुत बड़ा लैंड होता था तो उसके लिए वो मज़दूरों को हायर करता था ताकि वो खेतों में खेती कर सकें. अब क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन था गांव का, तो राजा इससे क्या हेल्प लेता था, यही जो ग्राम भोजक होता था, ही यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस फॉर किंग. राजा के लिए गांव से टैक्स इकट्ठा करने का काम भी ग्राम भोजक का होता था. और इसके साथ साथ कई बार गांव में छोटे मोटे जो झगड़े हो जाते थे, उसके लिए जज का काम या पुलिसमैन का काम भी कौन करता था, ग्राम भोजक किया करता था. अब ग्राम भोजक के अलावा और भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिन्हें क्या कहा जाता था, गृहपति. क्या कहा जाता था, गृहपति. एंड देन देयर वर मैन एंड वीमेन सच एज दास. अब जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उन्हें दास कहा जाता था या कर्मकार कहा जाता था. इसके अलावा गांव में अब डिफरेंट क्राफ्ट्स भी डेवलप हो रहे थे. डिफरेंट क्राफ्ट्स पर्सन वर ऑल्सो देयर, जिसमें ब्लैक स्मिथ या लुहार या पोटर, कारपेंटर, वीवर, बुनकर जिसको कहा जाता है, तो ये सब भी गांव के पार्ट हुआ करते थे. तो नॉर्थ इंडिया में अलग टर्म्स यूज़ हो रही हैं और साउथ इंडिया में अलग टर्म हो रही हैं यूज़, पर दोनों का मीनिंग तो क्या है, सेम है. ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर लैंड ऑनर, मतलब लैंड के अकॉर्डिंग, जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो मुखिया होता था गांव का. फिर उसके बाद छोटा ऑफिस, मतलब छोटी पोस्ट या छोटा टर्म यूज़ कर लिया, और उसके बाद हमारे वर्कर्स या लेबरर्स आते थे. ठीक है, अब इसके बाद है द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन. अगर हम तमिल साहित्य की बात कर रहे हैं, तमिल लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो संगम लिटरेचर जो है वो तमिल या साउथ का सबसे
अर्लीस्ट वर्क है और इसको संगम कहा जाता है। और कब कंपोज किया गया था इसको? 2300 ईयर्स अगो। ठीक है। अब इसे संगम साहित्य या संगम लिटरेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी टेक्स्ट लिखे गए, जितने भी कॉम्पोजिशंस बनाई गई, वो कहाँ बनाई गई? जो कि एक असेंबलीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिन्हें संगम कहा जाता था, वहाँ पर होती थी। और संगम जो है, ये असेंबलीज जो हैं, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती थी? इन द सिटी ऑफ मदुरई। ठीक है। सो इस तरह का जो लिटरेचर हमें मिला है, इसको हम संगम साहित्य कहते हैं। अब यहाँ पर फाइंडिंग अबाउट सिटीज़, अब विलेजेस की बात हो गई, अब है सिटीज़। अब सिटीज़ के बारे में हमें कैसे पता चला है? कई स्टोरीज़ हैं, कई ट्रैवलर्स आए, या कई स्कल्पचर्स, कई इमारतें या आर्कियोलॉजी, वहाँ से जो खुदाई के दौरान हमें चीज़ें मिली हैं, उन सब से हमें पता चलता है कि वहाँ की सिटी लाइफ किस तरह की हुआ करती थी। अब सबसे पहले यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जातक। जातक टेल्स होती हैं जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती हैं। ठीक है। सो ये जो कहानियाँ थी वो शायद आम लोगों के लिए लिखी गई थी, और किसने प्रिजर्व किया? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, जातक स्टोरी है, एक गरीब इंसान के बारे में है। तो वो कैसे एक रिच पर्सन बन जाता है, इस कहानी में बताया गया। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन। एक बार की बात है, एक बहुत ही क्या था? चालाक। क्लेवर होता है चालाक, गरीब एक जवान लड़का था। तो वो क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास एक ही रिसोर्स था। तो क्या था उसका रिसोर्स? एक डेड कैट थी उसके पास। तो उसने उसको क्या किया? एक कॉइन के लिए, फॉर अ कॉइन, उसने होटल में सेल कर दिया, ताकि उस होटल का मालिक जो है अपनी कैट को वो खिला सके। सो सबसे पहले थिंग, यहाँ पर थिंग के बदले उसे मनी मिल रही है। इट मीन्स वहाँ पर उस टाइम पर कॉइन्स या मुद्रा जो थी वो यूज़ की जाती थी। अब सेकंड उसकी घटना क्या है कि एक दिन बहुत तूफान आया और राजा के गार्डन में जो है सारी ब्रांचेस और लीव्स जो हैं सारा कुछ फैल गया। तो गार्डनर वॉज एट लॉस एज हाउ टू क्लियर द मैस अप। गार्डनर जो था, माली था, वो परेशान था कि वो कैसे इस गंदगी को साफ कर सके। तो उस यंग मैन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा गार्डन क्लियर कर दूंगा। और गार्डनर जो है वो एकदम से उसकी बात मान जाता है। अब जो यंग मैन है, क्योंकि वो बहुत चालाक था, उसने क्या किया? वो वहाँ पर खेल रहे बच्चों के पास जाता है और उनको क्या कहता है कि मैं तुम्हें स्वीट्स दूंगा फॉर एवरी स्टिक। अगर तुम मुझे एक स्टिक या लीफ उठाकर साइड करोगे गार्डन से, तो मैं उसके बदले तुम्हें क्या दूंगा? स्वीट्स दूंगा। तो वो कहते हैं कि उतनी स्वीट्स दूंगा जितना तुम सामान या गंदगी वहाँ से साफ करोगे। अब इतने सारे बच्चे थे, तो उन्होंने विद इन अ मिनट क्या किया? सारा जो सामान, झाड़ियाँ थी या पत्ते थे या लकड़ियों के टुकड़े थे, वो सब इकट्ठा कर दिया, और उसका गार्डन जो है राजा का बिल्कुल साफ हो गया। जस्ट देन किंग्स पोटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच टू बेक हिज पोट्स। और इतने में क्या है, किस जो राजा का पोटर यानी कि कुम्हार है, वो लकड़ियां ढूंढ रहा था ताकि वो उन्हें जलाकर अपने मिट्टी के बर्तनों को पका सके। तो उसने क्या किया? वो सारी जो पत्तियां थी या सारी लकड़ी के टुकड़े जो थे, उसने उस पोटर को सेल कर दिए। ठीक है। अवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब उसके दिमाग में एक और प्लान आया। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। अब वो एक जार में पानी भरकर शहर के गेट के पास लेकर गया, और जो भी घास काटने वाले थे उनको वो ऑफर किया। दे वर प्लीज एंड सेड यू हैव डन अ गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू। और फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जो यंग मैन था वो रिप्लाई करता है, आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। और वो कहता है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। अब फिर एक व्यापारी के साथ उसकी मित्रता हो जाती है। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutter and said, please give me a bundle of grass each
डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। अब वो 500 जो ग्रास कटर्स थे, 500 ग्रास कटर्स जो थे, उनके पास जाता है कि मुझे एक एक बंडल क्या दे दो, घास का दे दो, और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम अपना घास नहीं बेचोगे। और नेक्स्ट डे क्या होता है, द horse dealer couldn't buy grass anywhere else, so he had to purchase man's grass for 1,000 coins। तो इसके बदले वो क्या करता है, उन जो हॉर्स डीलर्स जो होते हैं उन्हें घास किससे खरीदना पड़ता है, उसी क्लेवर यंग मैन से। सो इस स्टोरी में बताया गया है कि वो पर्सन कितना क्लेवर था, और उस टाइम पर कॉइन्स वर ऑल्सो यूज, योर लेबर वॉज ऑल्सो पेड, ठीक है, योर थिंग्स वर ऑल्सो पेड। So we can use other kinds of evidence find out लाइफ इन दिस अर्लियर सिटी। एक तो ये हो गई कहानियाँ, जो जातक टेल्स जिसका आपने एग्जाम्पल अभी पढ़ा है। सेकंड, जो उस टाइम का स्कल्पचर था, जो उस टाइम की इमारतें थी या चीज़ें थी, उनसे भी हमें उस टाइम के लाइफ के बारे में पता चलता है। अब many of the cities that developed from 2500 years ago were the capitals of महाजनपद्स। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था अबाउट महाजनपद्स। तो जो फेमस सिटी उस टाइम पर डेवलप हो रही थी वो इन्हीं महाजनपद्स की कैपिटल होती थी। इसीलिए इसमें बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स या फोर्टिफिकेशन फोर्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वॉल्स, ये ऐसी कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं जो उस टाइम के बारे में हमें काफ़ी जानकारी देती हैं। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रो पॉट्स, कच्चे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कैमरिक रिंग्स जो कि एक के ऊपर एक अरेंज की जाती थी। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, इनको रिंग वेल्स कहा जाता था। These seems to be have been used as toilets in some cases as drains and garbage dumps। और इनका यूज़ ऐसे कुओं की तरह ये शेप में बने होते थे, एज अ टॉयलेट यूज़ होते थे, या फिर ड्रेन्स की तरह जिसमें नालियों का पानी जाता था, या फिर गार्बेज डंप्स यानी कि कूड़ा फेंकने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। और इस तरह के रिंग वेल्स जो थे यूजुअली हर घर में मिल जाया करते थे। We have hardly any remains of palaces, markets, or homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists। और हमें उस टाइम के जो कुछ महल हैं या मार्केट्स हैं या आम लोगों के घर हैं वो हमें अभी नहीं मिले हैं, शायद अभी और खुदाई की जाएगी तो शायद उसके बारे में हमें बहुत सी चीज़ें मिली होंगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मिट्टी की बनी होंगी या लकड़ी की बनी होंगी, तो वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गई, इस वजह से हमें उस तरह से कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। तो इसके अलावा हमें उन सिटीज़ के बारे में किससे पता चलता है, उस टाइम पर जितने भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे या सेलर्स जो आए थे उन्होंने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन इनके बारे में अपनी बुक्स में लिखी हैं। तो इसके बारे में हमें जो ट्रैवलर्स हैं उनकी राइटिंग से पता चलता है। ठीक है।